बिहार के बख्तियारपुर के नाम बदलने पर जेडीयू ने गिरिराज सिंह को दी नसीहत। कहा, गिरिराज सिंह को नहीं इतिहास की जानकारी, जन्मस्थली से नहीं होगा समझौता। अयोध्या में गरमाया सियासी पारा, प्रवीण तोगड़िया और पुलिस में झड़प। राम मंदिर की ओर बढ़ने पर तोगड़िया समर्थक अड़े, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार एनडीए में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर लगी मुहर। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 और आरएलएसपी को 1-1 सीट का नुकसान। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में भागवत गीता और रामायण खरीदने पर सरकार ने लिया यू टर्न। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद पलटा फैसला। एक धर्म की किताब खरीदने पर उमर ने उठाए थे सवाल। सिटीजन बिल के खिलाफ असम बंद का व्यापक असर। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की तोड़फोड़, आगजनी कर जगह जगह प्रदर्शन जारी। और उत्तर प्रदेश के इटावा में भयंकर हादसा, हादसे में 11 लोगों की मौत। कानपुर सड़क हादसे में भी 3 लोगों की गई जान। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, जिन पर आज चर्चा करेंगे हम और अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर से उस पर बात करेंगे। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले एक राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के बैन को पूरी तरह इनकार कर दिया है और कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री को अलाउ कर दिया है दिवाली और नए साल के उपलक्ष्य में। और उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए हुए हैं वहां के हालात का जायजा लेने, और डीजीएमओ लेवल पर भी बात जो पाकिस्तान के साथ हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा हम एक और बात करेंगे प्रवीण तोगड़िया की, जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर जो सड़क पर उतरे थे यूपी पुलिस में और उनके बीच में झड़प हुई है। उसके अलावा हम एक और बात करेंगे, बॉलीवुड के एक अभिनेता जो है वो पकड़े गए हैं ड्रग्स के आरोप में, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। उसके अलावा बात करेंगे एनडीए के घटक दलों में बिहार के अंदर सीटों को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बंटवारा हो गया है और एनडीए में जेडीयू और बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा एलएसजीपी को भी कुछ सीटों का बंटवारा कर दिया गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें पटाखों की बिक्री पूरी तरह बैन करने से इनकार कर दिया है और कुछ शर्तों के साथ उनको अलाउ कर दिया है, उनको इजाजत दे दी। संदीप गोयल रहेंगे हमारे साथ और पूनम पनौरिया रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर देखा जाए तो ये राहत की खबर है, दिवाली की मुबारकबाद के तौर पर भी देखा जा सकता है इसको। बिल्कुल आजाद, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो ये काफी लोगों के लिए खुशी की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि दिवाली का सिर्फ पटाखों के लिए ही इंतजार करते थे। वहीं आपको बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है। वहीं दोनों चीजों को ध्यान में रखा है, पॉल्यूशन को भी और उन लोगों की खुशी को भी जो कि पटाखों को जलाकर खुशी हासिल करते हैं। जैसे बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो कहा है कि जो पटाखे हैं वो रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यानी 2 घंटे तक जलाए जा सकेंगे। वहीं जो ज्यादा पॉल्यूशन बड़े पटाखे होते हैं उनको जलाने से मना कर दिया है। इसी के साथ न्यू ईयर वाले दिन भी पटाखे जलाए जा सकेंगे, 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। यानी राहत की खबर है। संदीप गोयल, अगर देखें तो दिवाली की जो खुशी है जिसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी थी, याचिका दायर की गई थी और जो पटाखा निर्माता हैं और जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि अकेले पॉल्यूशन को लेकर जो सर्दियों में बढ़ता है उसको पटाखे को कारण नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई सटीक ऐसा कोई रिसर्च ना की गई हो। उसके आधार पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला सुनाया। देखिए, अगर 2017 की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि एक बार हम बिगर पटाखों के इस दिवाली को मनाकर देखना चाहते हैं, और इसके बाद जब पटाखे बंद किए गए तो इसका कुछ कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ, पटाखे बिके और लोगों ने चलाए भी, तो इसका कोई ऐसा खास असर देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई या फिर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां हर बार उड़ती रहती हैं, आए दिन उड़ती रहती हैं, पेड़ काटे जाते हैं, तो उसका असर पॉल्यूशन पे नहीं होता। ये आए दिन जो पेड़ काटे जाते हैं या गंदगी देखा होगा आपने दिल्ली एनसीआर में कई बार कूड़े के ढेरों में आग लगा दी जाती है, तो ये भी मुख्य कारण होते हैं प्रदूषण के। आप सिर्फ एक दिन को आप नहीं देख सकते कि दिवाली आई, लोगों ने पटाखे जलाए और
प्रदूषण हो गया। तो आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक दिन से ही पॉल्यूशन नहीं होता। आपको रोजाना लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लोगों को। संदीप, जिस तरीके से जो सरकार है, राज्य सरकार और जो पटाखा निर्माता है, उन लोगों ने जो बात कही थी, मैं दोबारा उस बात को कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि केवल पटाखों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, तो ये कोई एक मेन कारण नहीं, जब तक कि इस पे कोई ठोस रिसर्च ना हो। यानी ये एक बेस माना जा सकता है। हालांकि जो आपने पिछले साल का जिक्र किया, वो भी एक कारण हो सकता है कि किस तरीके से आदेशों के बावजूद पटाखे भी चले, सब कुछ हुआ और पॉल्यूशन में कोई खास गिरावट नहीं आई। फिर देखा जाए तो आज अगर ये फैसले को देखा जाए तो एक राहत के तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, उन विक्रेताओं के लिए तो काफी राहत की खबर है, क्योंकि वो पूरे साल पटाखे बनाते हैं और जब दिवाली आती है तो इनको बेचते हैं। लेकिन सरकार ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि एक दिन के पटाखे, एक दिन 2 दिन होता है उसका पॉल्यूशन का असर होता है, लेकिन यह पॉल्यूशन सर्दियों में हर दिन देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज की कहानी है। पेड़ काटे जा रहे हैं, एनजीटी के आदेशों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप कूड़े के ढेरों में आग लगा देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं इनकी। पूनम, जिस तरीके से कहा गया कि अगर बात करें, जैसे कह रहे हैं कि न्यू ईयर पे भी आप 11:15 से लेकर 12:30 तक 45 मिनट आप पटाखे चलाएंगे, तो क्या टाइम बाउंड सेलिब्रेशन होगा, या जिस तरीके से 8 बजे से लेकर दिवाली वाले दिन भी कोई टाइम बाउंड कराए? तो एक तरह से राहत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशनल है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टाइम लिमिट जो रखी है वो इसीलिए रखी है ताकि उन लोगों को भी राहत मिले जो पटाखे जलाना चाहते हैं, वहीं ये पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल हो। क्योंकि अगर पूरी रात जलाए जाएंगे या सुबह से लेकर जलाए जाएंगे तो पॉल्यूशन पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए जो समय लिमिट निर्धारित की गई है, इसी के साथ उन विक्रेताओं को ही सिर्फ पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया है। जो लाइसेंस है जिनके पास, वही बेच सकेंगे। वहीं बड़े पटाखों को बेचने पर बैन लगा दिया गया है। इसी के साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कहा कि इस पटाखों की बैन को लेकर हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो लोग इस पर आजीविका उनकी टिकी होती है, तो इस बैन की वजह से उनको भी काफी समस्या होगा। रोजगार को भी ध्यान रखा है। संदीप, एक लास्ट कमेंट इसमें मैं लेना चाहूंगा। जो इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता भी कंट्रोल रखने को कहा गया है और कई जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है और सरकारों को कहा गया कि इस पर नजर रखें और जो ई बिक्री जो होती है, जो जिसे कहते हैं ऑनलाइन बिक्री है, उसको भी जो है ना एक तरह से इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, इसमें दिवाली के दिन 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आप ऐसे पटाखों से बचने के लिए बात कही है जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं या फिर ज्यादा बड़े पटाखे होते हैं, तो ये भी नहीं बिकेंगे। साथ ही साथ सरकार को निर्देश दिए जाएंगे कि आप गली मोहल्लों में या शहर मार्केटों में ऐसे ना चीजें बिकें, इनके लिए अलग से जगह निर्धारित की जाए ताकि हादसे ना हो। कई बार आग लग जाती है मार्केटों में पटाखे ऐसी दुकानों पे। तो ये सब चीजें भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई हैं ताकि हादसे ना हो, ज्यादा पॉल्यूशन ना फैले, लोग समझदारी के साथ अपना त्योहार मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और पूनम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार को यह कहा है कि जो पटाखा निर्माता हैं उन पर भी नजर रखी जाए कि वो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। और पटाखा निर्माता क्या कह रहे हैं इस बारे में, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ है। वहां पर कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम अपने संवाददाता सनम एजाज श्रीनगर से जोड़ेंगे उनको और उसके अलावा सैयद जुनैद हाशमी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे लेटेस्ट क्या है। सनम एजाज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां गए हैं, कई हाई लेवल जैसे डीजीएमओ लेवल की भी मीटिंग हुई है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो है मीटिंग में शायद ये भी बात रखी गई आतंकवाद को भी मुद्दा रखकर। लेकिन इस दौरे को किस नजरिए से आप देख रहे हैं वहां पर, और क्या खबर है आपके पास लेटेस्ट? देखिए, ये जो आजाद भाई, ये जो दौरा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एक तो जब से यहाँ से गवर्नर का शासन लगा है तब उसके बाद ये पहला दौरा है राजनाथ सिंह का। और राजनाथ सिंह जब जम्मू कश्मीर आ जा रहे तो कल का जो अचानक दौरा है, जाहिर सी बात है ये कश्मीर में जो कल सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद ये दौरा है। और ये अचानक दौरा जो है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो स्टेट पॉलिटिक्स जो है कश्मीर की, वो इस सारी जो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस वक्त समीकरण बना हुआ है उसमें काफी निराश दिखाई। यानी इसको आप इस नजरिए से देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल है या उसके बाद के हालात पे जायजा लेने की बात है? इसको किस तरह से देख रहे हैं वहां के लोग और मीडिया किस तरह देख रहा है, आम जनता कैसे देख रही है इसको? देखिए, दोनों चीजें इसमें देखनी है। एक तो डैमेज कंट्रोल है क्योंकि जो कुछ भी डैमेज इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्ट फेस जो है इस वक्त राजनाथ सिंह ही माना जाता है कश्मीर में। और राजनाथ सिंह इससे पहले भी कश्मीर के जब भी आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो भाषा रही है वो काफी सॉफ्ट रही है। चाहे वो पीडीपी बीजेपी जब सरकार थी तब भी वो काफी सॉफ्ट रहे। तो ये एक
उनका जो सॉफ्ट स्टैंड है उसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे माना यहाँ पे जाता है, और उसके साथ साथ जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, उसको असेस करने के लिए और आगे की क्या रणनीति सरकारी सतह पे बनाई जानी है, वो उस पर भी खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त जहां वो श्रीनगर पहुंचे हैं और यहाँ पे उन्होंने पीडीपी के जो नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक हो रही है, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है यहाँ पे उनके जो नेता हैं उनके साथ बैठक हो रही है। जो दूसरे निर्दलीय या दूसरे लोग हैं यहाँ पे जो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में कहीं जिनका होल्ड है वो लोग डीजीएमओ लेवल पर भी बात हो रही है पाकिस्तान के साथ, ये भी सुनने में आ रहा है या हो चुकी है? वो एक अलग है। वो जो मुद्दा है डीजीएमओ की बैठक का, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर की सिचुएशन जो है। यूजुअली जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों तरफ के जो बैठते हैं वो बॉर्डर की सिचुएशन जो है, बॉर्डर का जो टेनिस सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं। और आज भी जो डीजीएमओ की बैठक है, ये जाहिर सी बात है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, खासतौर पर जो परसों राजौरी सेक्टर में जो पाकिस्तान की बैट एक्शन हुई और उसके बाद आज जो कुछ भी वहां पे हुआ पुंछ में, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे पाकिस्तान की तरफ से एलओसी का जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो सारी डीजीएमओ की बैठक उस सारे के उसी के बीच में है और उसी पे चर्चा हो रहेगी। सनम, जैसे राजनाथ सिंह वहां पर गए हैं, आपने बताया कि पीडीपी के लीडर्स भी शायद मिल रहे हैं और एनसी के भी लीडर्स वहां मिल रहे हैं, निर्दलियों से भी मिल रहे हैं, तो क्या वहां के हालात के बाद पॉलिटिकल, जिसे कहना चाहिए, राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है, या जो पॉलिटिकल एक तरह से लोगों की नाराजगी थी, जिस तरह से अभी आपने देखा था स्थानीय निकाय चुनाव में पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया था, हालांकि जो सरकार की कोशिश थी वो कामयाब रही और चुनाव किए गए वहां पर, लेकिन क्या इस तरफ भी कोई बात की जा सकती है? देखिए खालिद भाई, इस वक्त कश्मीर में पॉलिटिक्स से दूसरी चीजें हैं, वो ग्राउंड सिचुएशन बहुत उससे हटके है। इस वक्त सिचुएशन जो है, जिससे यूं कुछ कहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो राजनाथ सिंह का दौरा सिर्फ सिचुएशन पे ही ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह से जो कश्मीर में मिलिटेंसी है, जो नौजवान जो युवा है जो इस तरफ मुड़ रहे हैं, उनको किस तरह से वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये जो राजनाथ सिंह का दौरा है, ये खास तौर पर जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उसी चीज के आसपास ही घूमेगा और उसी चीज पे ज्यादातर सिर्फ रहेगा कि सिचुएशन को कैसे, जो इस वक्त टेंस है, इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, सिचुएशन को किस तरह से नॉर्मल किया जाए। और उसमें जाहिर सी बात है जब तक नहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सहयोग देगी तब तक इस चीज को शायद कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और आज जो बैठक हो रही है पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जमातों से, राजनाथ सिंह जाहिर सी बात है उनसे बात करेंगे इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए, सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को, इसको ठंडा करने के लिए उनसे जरूर बात करेंगे। जिस तरह से आपने कहा पॉलिटिकल लोगों से तो बात हो रही है, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या सिविल सोसाइटीज के लोगों से या जो वहां के सामाजिक संगठन है उनसे भी बात की जा रही है? देखिए सिविल सोसाइटी के लोग यूजुअली मिलते रहते हैं इस तरह के दौरों के दौरान, वो अपने आप प्रस्ताव जो होते हैं उनके पास या उनके सुझाव जो होते हैं वो रखते रहते हैं। आज भी जाहिर सी बात है सिविल सोसाइटी कश्मीर की सिचुएशन को लेकर काफी गंभीर तरह से सोच रही है और सिविल सोसाइटी भी उनसे मिलेगी। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि जहाँ पीडीपी और निर्दलीय या दूसरे लोग मिल रहे हैं, तो दूसरे लोगों में सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, ये भी राजनाथ सिंह से मिलेंगे और कश्मीर की सिचुएशन के जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर जरूर उनसे बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज। लगता है इससे जुनैद हाशमी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, से बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस मुद्दे की जो अक्सर सत्ता तक पहुंचाने के लिए कई पार्टियों के लिए साधन रहा है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद अब बीजेपी पर आरोप उन्हीं के सहयोगी लगाने लगे हैं और प्रवीण तोगड़िया यूपी के अंदर बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रविशंकर दुबे हमारे साथ रहेंगे और हम दिग्विजय मिश्रा से भी पूछेंगे कि क्या कभी एक साथ राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले प्रवीण तोगड़िया, आरएसएस और बीजेपी अब जब सत्ता में पहुंच गए हैं तो अब प्रवीण तोगड़िया एक तरह से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। यूपी के अंदर बाकायदा बीजेपी की सरकार के अंदर ही उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। रविशंकर, क्या मांग है प्रवीण तोगड़िया की? आज की खबर क्या है आपके पास? देखिए आज की खबर यही है कि प्रवीण तोगड़िया अयोध्या पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जैसे कि मंदिर में देरी हो रही थी सरकार की तरफ से, तो उनकी वही मांग है कि मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। लेकिन और वहां पर इसको लेकर के परिक्रमा, रामकोट परिक्रमा हो रही थी, जिसके बाद वहां पर जो उनके समर्थक थे उन्होंने पुलिस के साथ झड़प भी की और इसकी वजह से काफी वहां पर लड़ाई झगड़ा दंगा भी हुआ है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया का सीधा सीधा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी अगर मंदिर मतलब बन रहा है, अगर नहीं बनता है तो वो अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। और खुद की सरकार बनाने का मतलब ही है उनका, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी के जो अन्य घटक दल हैं, जैसे कि शिवसेना हो गई और भी अन्य घटक दल हैं, तो उनको भी अपने साथ लेकर के आना चाहते हैं और खुद में वो एक बड़ी सीट तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी वो खुद अब राजनीति में करना चाहते हैं, कोई नई पार्टी की घोषणा करने की बात की जा रही है। कहा गया कि दिल्ली में अब उसका ऐलान होगा, लेकिन अब प्रवीण तोगड़िया का खुद का जो मन है वो शायद राजनीति में डायरेक्ट उतरने का है।
जी बिल्कुल, उनका राजनीति में उतरने का मन है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह भी दिया है कि वो अपनी पार्टी का जल्दी ऐलान करेंगे और दिल्ली में इसका ऐलान करेंगे। और जब से वो विश्व हिंदू परिषद से अलग हुए हैं, उसके बाद से ही वो ऐसा मतलब मंदिर को लेकर के अपने कमेंट्स करते रहे हैं कि हाँ, मंदिर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। और उन्होंने कई और मुद्दे भी ऐसे में रखे हैं कि मंदिर को लेकर के मुद्दे रखे हैं। और यहां तक कि उनका शुरुआत से नारा रहा है कि इस बार सिर्फ हिंदू सरकार। तो एक ये भी बड़ी चीज है कि राम मंदिर की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि जब से उन्होंने ये नारा दिया है कि इस बार सिर्फ हिंदू सरकार, तो अगर हिंदू सरकार की बात करें तो देश है, डेमोक्रेटिक देश है, और यहां पर सिर्फ हिंदू सरकार का मतलब कहना ही सीधा राम मंदिर पर उनका मतलब राम मंदिर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और सरकार की देरी को वो कहीं ना कहीं कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रवीण तोगड़िया ने यह तक कहा है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नौजवानों को कहीं ना कहीं नौकरी नहीं दे पा रहे, कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए। तो ये लेकर राम मंदिर को लेकर वो एक तरह से मोबिलाइज हिंदुओं को तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आम जन भी उनसे जुड़े। तो क्या पॉलिटिकल एक नया वो बनने की उम्मीद लगाई जा रही है? जिस तरह से अभी उनकी नाराजगी, हालांकि बीच में वो आए थे, एक बार रोते हुए भी आए थे, उन्होंने कहा था मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो ये नाराजगी अब चरम पर पहुंच चुकी है। देखिए, ये सारी चीजें कि मेरा एनकाउंटर होने वाला है, ये एक अपने आप को, चूंकि वो इतने बड़े परिषद के एक अध्यक्ष थे और उसके बाद फिर से वो एएचपी के अध्यक्ष बने, और अपने आप को राजनीति में कहीं ना कहीं ऊपर दिखाने के लिए ये सारी चीजें राजनीति में तो होती रहती हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के खिलाफ जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के शुरुआत से बीजेपी का मुद्दा रहा था कि राम मंदिर बनेगा 2019 होने तक, और उनके बीजेपी के भी कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता जो राम मंदिर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उनके साथ जो दिक्कतें आई कि राम मंदिर बनने में क्यों देरी हो रही, तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं, और जहां तक चूंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो हिंदू को कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रहे हैं और अपनी तरफ लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हाँ हम हिंदू मेजॉरिटी से, वो बार बार यही नारे दे रहे हैं कि इस बार हिंदू सरकार। तो हिंदू सरकार कहने का मतलब ही यही है कि जितने मैक्सिमम जो बीजेपी की तरफ हिंदू झुकने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अब एएचपी की तरफ झुकें और प्रवीण तोगड़िया के साथ आए, ताकि वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं बड़ी सीट, अब सत्ता की बड़ी सीट देख रहे हैं देश में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस गठबंधन की, उस समझौते की जो बहुत दिनों से चर्चा में है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, एनडीए के अंदर जिस तरीके से आरजेडी के अंदर और खासतौर से लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलएसपी में समझौता होने की बात की जा रही है। 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार के अंदर, उसको लेकर एक नए, जिसे कहने से समीकरण बिठाए गए। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके अलावा 7 सीटें जो है लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी, जिसमें वो 6 जीती थी और बीजेपी 22 जीती थी। हालांकि 3 की 3 सीटें आरएलएसपी ने जीती थी। अब उसमें एक नया गठबंधन, जिसे कहने सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। 17 सीटें बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटें जिसे कहना चाहिए ये राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, और उसके अलावा बात करें तो एक समझौता हो गया है आपस में। तो किस तरह से है, नई खबर आपके पास क्या है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल सारी खबर आपने बता दी कि सीटों का बंटवारा हो गया। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर कोई भी अभी मोहर नहीं लगी है। फिर भी आंकड़ों से समझना चाहिए इस खबर को। तो आप देखिए, बीजेपी अगर इस पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बीजेपी 13 सीटों के नुकसान से चुनाव लड़ेगी, और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू से जो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए से नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने में शामिल करने की कोशिश की। बात करें अब सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, तो रालोसपा को, क्योंकि 3 सीट पिछली बार लड़ी थी लेकिन तीनों पे उन्होंने जीत हासिल की थी। बावजूद इसके उनका 1 सीट कम कर दी गई है, तो ये बड़ा नुकसान उनके लिए है। हालांकि एलजेपी के पास पिछली बार 7 सीटें थी, जिसमें से 6 सीटें वो जीत चुकी थी, पर उसके बाद बावजूद उनकी 1 सीट वहां से भी कम कर दी गई, यानी कि उनको भी एक बड़ा नुकसान है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 22 सीटें जीते थी, सोच सकते हैं अगर 30 सीटों पर उतार दी, 22 सीटें जीत चुकी थी, बावजूद इसके वो 17 सीटों पे ही महज लड़ेगी। और जो 2 सीटों वाली जेडीयू थी, उसे कहीं ना कहीं 16 सीट देके ये खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़ी हुई है, और केंद्र में ही वो मतलब जो भी लोकसभा चुनाव देगा वही केंद्र की सत्ता पे, वही दिल्ली पर राज करेगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में राज करने के लिए बिहार से समझौता हुआ है साफ तौर पे। हालांकि सीटों में क्या है, मोहर कब तक है, ये सारी खबर मोहर लगने के बाद ही पता पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार को लेकर ये टसल चलता रहता है, जब ये मिलके लड़े थे चुनाव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी एक तरह से मिलके लड़े थे, लेकिन जेडीयू जो है, जेडीयू को अब जिसे हम कहेंगे जो जनता दल यूनाइटेड है, उसको अब 16 सीटें मिली हैं। तो ये जो नया गठबंधन है, इसका फायदा 2019 में बीजेपी को मिलेगा, क्या मिलेगा, एनडीए को होगा नहीं होगा?
जी बिल्कुल, ये तो सब ये जो क्योंकि तो पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। क्या होगा चुनाव के नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर सीटों के बंटवारों के अगर फ्रेम पे नजर डाल ली जाए तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि बड़ा नुकसान बीजेपी करते हुए जेडीयू को फायदा पहुंचाने की हर भरसक कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें जो छोटे दल है रालोसपा, जिनकी अभी तिगड़ी अगर देखा जाए कि उन्होंने कई ऐसे बयानबाजी भी की जो लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद उनकी एक सीटें काट गई और उसके बाद भी वो साथ रहने, उनका बयान अभी आया है कि मैं चाहे मुझे 1 सीट दो या 2 सीट दूंगा, मैं रहूंगा एनडीए में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दही बात अगर देखा जाए रामविलास पासवान की पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उसमें बगावती शुरू नजर आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन जो सीटों के बंटवारे से तय हो जाता है कि जो पार्टी है उसमें किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। हम दर्शकों को याद दिला दें, बल्कि हम क्षमा के साथ कहेंगे कि हमने राष्ट्रीय जनता दल कहा, वो जेडीयू है, और जेडीयू के और बीजेपी के बीच में समझौता हो गया। 17 सीटें बीजेपी रखेगी, 16 सीटें जेडीयू रखेगी, और इसके अलावा अगर देखें पूरा एक मोहर लग गई है, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है। अब बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक खबर की, जहां ड्रग्स का एक मामला सामने आया। एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीजें सामने आए। आबिद हमारे साथ रहेंगे और गुलिशा खान हमारे साथ रहेंगे, हम जानने की क्या खबर है। आबिद, अभी आपके पास जो गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से, क्या एक बार फिर बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स को लेकर चर्चा में है? जी बिल्कुल, बॉलीवुड एक बार फिर ड्रग्स को लेकर चर्चाओं में है और जाने माने एक्टर एजाज खान लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब फिर वो 8 प्रतिबंधित दवाइयों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। बेलापुर के एक होटल में उनको छापे के दौरान एंटी जो नारकोटिक्स टीम है उसने गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ा सवाल है कि दवाइयां प्रतिबंधित होने के बावजूद भी होटलों में, रेस्टोरेंट में ये मिल जाती हैं, और खासकर इनमें अभिनेता लोग ज्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि ये लोग या तो काम के प्रेशर में इस चीज की हो जाती है इन पे दवाइयां, या पहले एक बार फरदीन खान भी पकड़े गए, उसके अलावा कई और भी इस तरह से मामले सामने आए। तो क्या ये जो प्रोफाइल है इनका क्या है, तो ये बताएं थोड़ा सा जिस तरीके से, और ये क्या ड्रग्स को लेकर एक तरह से बॉलीवुड में खासतौर से जो इसकी आवाजाही है, पुलिस भी कई बार कार्रवाई करने से इसलिए बचती है कि सेलिब्रिटीज का मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब से पहले फरदीन खान भी, और अब ये लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दवाइयां आती कहां से हैं? पुलिस इतनी कार्रवाई करती है, फिर भी इन पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? रोक लगने के बावजूद भी या रेस्टोरेंट में या लेट नाइट पार्टियों में इस तरह के आदि लोग ज्यादातर देखे जाते हैं। हालांकि अब ये पकड़े गए हैं, लेकिन ना जाने वहां पे कितने लोग होंगे, या अब से पहले वहां कितने लोग करके निकल चुके होंगे, या आने वाले समय में कितने लोग वहां पे और इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हुए नजर आएंगे। बुलिशा, जिस तरीके से कहा जा रही है बिग बॉस में भी शामिल था, उसके अलावा सलमान खान भी अपने आप को समझने लगे थे, कई इसकी फिल्में भी आई हैं, अभी क्या है, जिस तरीके से इसके करियर को नुकसान होगा, जैसे फरदीन एक तरह से ठंडे बस्ते में चले गए? नहीं, ये जो एजाज खान है, ये बिग बॉस में सब साथ में आए थे, इनके ऊपर अपने पार्टनर अली के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था। उसके बाद ये जो बात है कि अपने आप को शाहरुख खान कहते हैं, सलमान खान कहते हैं, ये हर किसी से मतलब कि लड़ते हैं और मारपीट करते हैं। इसके बाद जब वो कपिल के शो में आए थे, तो कपिल से भी इन्होंने लड़ाई की थी और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताई थी, ये कहते हुए कि कपिल अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है और उन्होंने मेरा शो टेलीकास्ट नहीं किया। उसके बाद इनके ऊपर इनकी गर्लफ्रेंड निधि कश्यप के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था। निधि कश्यप के साथ ये रिलेशनशिप में थे। तो ये पहला आरोप नहीं है जब एजाज खान के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों। एजाज खान हमेशा इस तरह के मसलों में फंसे हुए दिखते हैं। यानी बहुत बहुत शुक्रिया गुलिशा और आबिद। कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड का पुराना नाता है, एक बार फिर वो सामने आया है, लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी है वो एक तरह से कानून और व्यवस्था को लेकर है। अगर ड्रग्स का इस तरह से इस्तेमाल होता रहेगा तो यकीनन कम से पुलिस के लिए चुनौती होगी, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को भी कई बार परेशानी होती जो हाई प्रोफाइल होते हैं। लेकिन एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद इतना तो तय हो गया है, पुलिस के लिए अपराधी या कोई आरोपी कोई बड़ा या छोटा नहीं है, और पुलिस यकीनन अपने ढंग से काम करेगी और कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।